हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करें जल्दी से सभी लोग। हाँ जी, तो शुरू किया जाए। चलो, ऑलराइट। सो लेक्चर नंबर 4 एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछला टॉपिक किया था ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी का, उस पर पहले क्वेश्चंस करते हैं। करिए क्वेश्चन। Consider the following statement about universal law of gravitation. Every particle attracts every other particle in the universe. Force is directly proportional to the distance between the objects, and force is inversely proportional to the square of the distance between them, and G is called as the universal gravitational constant. बताइए। So every particle attracts every other particle in the universe. Yes. Force is directly proportional to the distance between the objects. No, it is directly proportional to the product of the masses. जो उनका मास है। डिस्टेंस की बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और वो भी इसके स्क्वायर के। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यस। एंड जी इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए। मास और वेट के बीच को लेके यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। द स्टेटमेंट इज ट्रू। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। द स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वेट इज़ काइंड ऑफ अ फोर्स। ठीक है, जहाँ पर m इंटू ए की जगह वो m इंटू जी हो जाता है ना। वेट की अगर बात करेंगे तो वेट एक तरीके का फोर्स है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नो, मास रिमेन्स कांस्टेंट। वेट कैन बी जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यस। सो 1, 2 एंड 4। प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या है? प्रेशर है आपका फोर्स पर यूनिट एरिया। बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, फोर्स या फिर जिसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, अगर वो परपेंडिकुलरली लग रहा है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज थ्रस्ट। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। प्रेशर इज इक्वल टू एरिया अपॉन फोर्स। गलत। फोर्स अपॉन एरिया होता है, और एक पास्कल इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्क डन। तो वर्क डन के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही है ये। SI यूनिट वर्क ये जूल है। वर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। येस। देन अगर बात करेंगे, वर्क इज़ जीरो व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यानी कि वर्क जीरो होता है अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। तो वर्क जीरो कब केस में होता है? एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, या फिर दूसरा केस वो होता है जहाँ पर वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का, नहीं दोनों परपेंडिकुलरली हो, बिकॉज वो आपका स्केलर डॉट प्रोडक्ट हो जाता है, एफ एस कॉस थीटा हो जाता है। एफ एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये केस होता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट ना हो तब आपका जीरो होता है। बाकी वर्क कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हो। नेगेटिव तब होता है जब दोनों एंटी पैरेलल हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो एंटी पैरेलल उसको बोलते हैं, और उस केस में नेगेटिव होता है। ठीक है। श्रवण यादव के सर, कैन आई योर फैटमैन इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओन नोट्स। यस श्रवण जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू। लेकिन अगर अभी तक मतलब जो लोग 4.0 में है, जो लोग एड ऑन कर रहे थे तो ठीक है। अदरवाइज़ फिर फैटमैन 2 कब आ रहा है, और वही मैं बोलने जा रहा था। तो फैटमैन 2 ऐसे मैंने बता रखा है आपको पहले भी कि कब आ रहा है। ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल में आ रहा है वो। ठीक है, मिड ऑफ अप्रैल में। तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी कैपेसिटी है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। यस। SI यूनिट एनर्जी की जूल होती है। सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। नो, एनर्जी कैन
नॉट ब्रेकेटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन मीडियम से अनदर में, लेकिन हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं उसको। ऑल राइट, सो स्टार्टिंग टुडेज चैप्टर एंड दैट इज साउंड, ध्वनि 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 ध्वनि, यानी कि जो आप साउंड सुनते हैं वो किस वजह से सुनते हैं, कहाँ से आती है साउंड, ये कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे ट्रैवल करती है, सारी चीज़ें। ओके, ऑल राइट, सो साउंड आपको ये पता होना चाहिए, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ एनर्जी, ठीक है। इतना तो आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि साउंड एक क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। तो लिखा हुआ साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ वाइब्रेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम। एक वाइब्रेशन है जो मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है, सच एज मैकेनिकल वेव, एंड इज परसीव्ड बाय द ह्यूमन ईयर as an audible sensation. Sound is produced when an object vibrates, creating a pressure wave. The pressure wave causes particles in the surrounding medium to have vibrational motion. As the object vibrates back and forth, it creates areas of high pressure and the low pressure in the medium. अभी जो जितनी भी चीज़ लिखी हुई है आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो और मजा आएगा, ठीक है। लेकिन आप पहले कोशिश तो करो कि साउंड क्या है। इमेजिन करो एक एनर्जी की फॉर्म है। साउंड क्या एनर्जी की फॉर्म है, पहली चीज़ तो ये कीवर्ड थोड़ा सा पकड़ना है आपको, एनर्जी की फॉर्म है पहला, ठीक। दूसरा, ये तब प्रोड्यूस होता है जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है ऐसे, वाइब्रेट करता है ऐसे, झुंझुनाता है टाइप है, ठीक है। क्रिएटिंग अ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव क्रिएट करता है। जहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आगे जाएगा पीछे आगे पीछे, जहाँ जिसकी वजह से एरिया ऑफ हाई प्रेशर बनता है और एरिया ऑफ लो प्रेशर बनता है, ठीक। ये आपको कीवर्ड्स थोड़े से यहाँ पर गौर फरमाना था इन पे। अब ये देखो, देखा आपने, दिखा आपको, कुछ नहीं दिखा आपको एक्चुअली। आपको लग रहा है यार ये जो पार्टिकल्स हैं, अब ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा, आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो काले काले डॉट्स हैं ये पार्टिकल्स हैं, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं, समझ आई बात। ये आगे जा रहे हैं, लग रहा है ना आगे जा रहे हैं, देखो ये आगे जा रही है, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं भाई, नहीं जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। ये काले डॉट या पार्टिकल जो हैं वो नहीं जा रहे हैं। ऑब्जर्व करना है, इस वाले को ऑब्जर्व कर लो, किसी को पकड़ लो, इस वाले को ऑब्जर्व कर लो भाई, तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि किसी एक लाइन को पकड़ लो, तुम पहली वाली को पकड़ लो, ये पार्टिकल आगे गया, मारा उसको, पीछे आ गया, इसको पकड़ लो, क्या ये कहीं जा रहा है, तुम इसको पकड़ लो, इसको, ये देखो, ये आगे जा रहा है, ये पीछे आ रहा है, ये आगे गया, ये पीछे आया, ये आगे गया, पीछे आया, दिख रहा है आपको। आप किसी एक लाइन को भी आप ऑब्जर्व कर लो, आपको समझ आ जाएगा कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब वहीं है। तो फिर ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो आगे जा रहा है, फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो आगे जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। क्या जा रहा है, ये कुछ तो ऐसा लग रहा है जा रहा है ना, जैसे ये जो चीज़ है ये एक कुछ तो काला काला है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ बाहर की ओर जा रहा है, कुछ बाहर की ओर जा रहा है, ये देखो पूरा पूरा ऐसा लग रहा है कुछ बाहर की ओर जा रहा है, लग रहा है कि नहीं, कि कुछ राइट साइड की ओर बाहर की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। वो जो जा रहा है वो पार्टिकल नहीं, जो जा रहा है वो एनर्जी है, वो वेव है, और उस एनर्जी को, वेव को बोलते हैं साउंड वेव है, साउंड एनर्जी। समझ आई बात, समझ आई बात। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन से, वाइब्रेशन से, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये कुछ तो है उसको हमने मारा, जैसे फॉर एग्जांपल गिटार स्ट्रिंग है, कहाँ गया देखो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने गिटार का स्ट्रिंग प्लग किया, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, इसके आसपास के जो पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ नॉट अ गिटार, लेट मी टेल यू, ठीक है। तो जैसे मैंने स्ट्रिंग वो किया, ठीक है, तो उसके आसपास उसने क्या किया, अपने जो पास के पार्टिकल्स थे उनको मारा, उनको हिट किया, उन्होंने अपने नेक्स्ट वाले पार्टिकल्स को हिट किया, उन्होंने अपने नेक्स्ट वालों को हिट किया, उन्होंने अपने नेक्स्ट वालों को हिट किया। इस तरीके से सब आगे आगे वालों को हिट करते रहे और इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, इस एनर्जी को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया आगे की ओर। ऑलराइट, ठीक है, वाह ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। एज द ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स बैक एंड फोर्थ इट क्रिएट्स एरियाज ऑफ हाई प्रेशर एंड एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जब ये आगे जा रहा है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जब ये आगे जा रहा है तो हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ये देख रहे हो जहाँ पे ये सब पास पास आ रहे हैं, जहाँ पे सब पास पास आ रहे हैं दैट इज़ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। जैसे इस ये पास गया तो एरिया ऑफ हाई प्रेशर बना, अब देखो दूर आ गया, जैसे ही उधर की ओर गया
तो हाई प्रेशर ये देखो बन गया जब पास पास आ रहे हैं, जब दूर जा रहा है पीछे की ओर तो एरिया ऑफ लो प्रेशर बन रहा है। इसी से हम बना लेते हैं इसका ग्राफ। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसे हमने ड्रॉ किया, ये हमने मीन पोजीशन ली, ठीक। अब जैसे ही आप देख सकते हैं एरिया ऑफ हाई प्रेशर बन रहा है जहाँ पे, उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल में ये जो सब पास पास आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज कंप्रेशन, इसी को कंप्रेशन बोलते हैं। और जब ये दूर दूर जा रहे हैं जहाँ पर इनके बीच की जो स्पेस आप देखो बहुत ज़्यादा हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज रेरीफैक्शन, एरिया ऑफ लो प्रेशर। हाई प्रेशर वाले को बोलते हैं कंप्रेशन और लो प्रेशर वाले को बोलते हैं रेरीफैक्शन, ठीक है। समझ आई बात इतनी। यहीं से ग्राफ बनाते हैं, जहाँ कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन को दिखाने के लिए इस तरीके से बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, और जहाँ रेरीफैक्शन होता है उसको करने के लिए इस तरीके से ट्रफ बनाते हैं, ठीक है। क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, कंप्रेशन रेरीफैक्शन, रेयरफैक्शन नहीं होता, रेरीफैक्शन होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेरीफैक्शन, इस तरीके से आपकी एक क्या बनती है, ग्राफ बनती है। ये मैंने जो बनाया ये ग्राफ था, ना कि वेव थी। ये पहली बात तो तुम्हें समझ आनी चाहिए, ठीक। काफ़ी लोगों को लगता है कि ये सर मैंने ना ये साउंड वेव है, साउंड वेव नहीं है ये साउंड वेव का ग्राफ है, ये साउंड वेव का ग्राफ है। कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर क्लोजेस्ट टुगेदर, रेरीफैक्शन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ रीजन वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट। यहाँ पे पार्टिकल्स पास पास हैं, ये जो कंप्रेशन है ना ये दिखा रहा है कि पार्टिकल्स पास पास हैं, ये सारे पार्टिकल्स मिलके हमको पागल बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेशन। और यहाँ पर क्या है, ये है यहाँ पर रेयरफैक्शन, जहाँ पर दूर दूर है ये। समझ आ रही है आपको बात। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इस तरीके से आपका चलता है, जो कि क्रेस्ट और ट्रफ के द्वारा दिखाया जाता है। जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको जो नीचे वाला भाग है इसको बोलते हैं ट्रफ, ठीक। ऑलराइट, ये चीज़ तुमको समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ तुम, ठीक है। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात तो तुम्हें ये समझ आनी चाहिए कि साउंड वेव जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी जो है क्या करती है, पार्टिकल्स को हिट करती है, इसे मारती है, वो अगले वालों को मारते हैं, वो अगले वालों को मारते हैं, इस तरीके से कुछ तो आगे बढ़ता है, और जो कुछ तो आगे बढ़ता है दैट इज़ एनर्जी और वेव, ठीक। यानी कि ये बात हमें समझ आ गई कि पार्टिकल्स को हिट करना पड़ता है, पार्टिकल्स को हिट करना पड़ेगा तभी वो एनर्जी के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसा मीडियम है ही नहीं कहीं पे जहाँ पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पे तो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकती है। दैट्स राइट, साउंड की जो स्पीड है वो हम डिफरेंट मीडियम में पढ़ते हैं, विच मीन्स कि साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। दैट मीन साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग क्या होती है लिखो जरा कमेंट में। तो जो निर्वात होता है वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर सकता है। आप स्पेस में जाओ जहाँ पर कोई इस तरीके से पार्टिकल्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो वहाँ पर आप जितना ज़ोर से बोलो, लाइक फॉर एग्जांपल एक वैक्यूम लाइक कंडीशन, कहीं पे आप जितना ज़ोर से बोलो कुछ सुनाई नहीं देगा किसी को, बिकॉज जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स हिट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरीके से आवाज़ जा रही है। तो डिफरेंट मीडियम में अगर बात करेंगे तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन वाटर में, एंड देन एयर में। ये ऑर्डर होता है साउंड का, स्पीड का डिफरेंट मीडियम है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, देन गैस में। कारण इसका ये होता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो सॉलिड जो एक मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही पास पास हैं, वो क्लोजेस्ट हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर और एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जहाँ पर पार्टिकल जितने नज़दीक होंगे तो उनको उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना उतना ही आसान होगा। लाइक आपके पास में कोई बैठा हुआ है तो आपको बड़ा आसान है ना, चल इसको दे दो, इसको दे दो, इस तरीके से ट्रांसफ़र करना। अब एक इधर है एक इधर है, तो कितना मुश्किल है नहीं उसको ट्रांसफ़र कर पाना एनर्जी को, राइट। तो इसीलिए सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और एयर में सबसे, या गैस में सबसे कम स्पीड होती है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ऑलराइट, ऑलराइट। स्पीड ऑफ साउंड समझ गए आप कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। जो यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है वो उल्टा लगा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, ठीक है। अभी ठीक करके नहीं दे पाऊँगा मैं इसको, दे पाऊँगा, यस, ये देखो, ठीक है बेटा, हल्के मत लियो मेरे को, हाँ, तुरंत इधर की चीज़ उधर करता हूँ, ये उठा के रखा, ये ठीक है। अभी सही है, चलो अभी सही है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड में, देन गैस में, ओके, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड कितनी होती है, साउंड की स्पीड होती है 343 मीटर पर सेकेंड, और एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है
वो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, मतलब बताओ। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा तापमान, वैसे वैसे साउंड की जो स्पीड है, गति है, वो भी इंक्रीज होगी। ये जो आप 343 मीटर पर सेकेंड देख रहे हैं, ये लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका स्पीड होता है। जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे 320 मीटर पर सेकेंड वही स्पीड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब स्पीड ज़्यादा है, याद करो सर, जब टेम्परेचर ज़्यादा, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, तो जब इसको हम हीट करेंगे, हीट देंगे तो मेल्ट होगा, लिक्विड बनेगा, है ना, बनेगा। या तो आप ऐसे समझ लो, सॉलिड है, ठीक है, कहीं पे भी मान लो कि हमने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे, जल्दी जल्दी पार्टिकल्स मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी स्पीड को जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग मीडियम में, ठीक है, क्या स्पीड है। जैसे सब्सटेंस एल्यूमिनियम तो 6420 मीटर पर सेकेंड है, निकल में 60-40 है, स्टील में 59-60 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। आयरन में, देन ब्रास में, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपसे इस तरीके से सवाल पूछता है, सवाल बनता है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो क्या बोलोगे, एल्यूमिनियम में होती है। कितनी होती है ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज रेलवे जैसे एग्जाम में, और ऐसा तो नहीं कि एसएससी में नहीं पूछता है, एसएससी में भी पूछ लेता है, क्योंकि ऐसा कोई बाउंडेशंस नहीं होती हैं, लेकिन पूछ लेता है, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में आया था स्पीड ऑफ साउंड, वही देखो मैं बता रहा हूँ ना, हाँ वही कि स्पीड ऑफ साउंड आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद करना है। क्या सबका रटना है? नहीं, सबका नहीं रटना है आपको। ये शुरू के जो 3 है ना, इनको थोड़ा सा रटना है, एल्यूमिनियम, निकल और स्टील, ठीक है, और ऑर्डर तो पता ही होना चाहिए आपको। देन उसके बाद आपको ग्लास थोड़ा सा ध्यान रखना है, सी वाटर और डिस्टिल वाटर, ज़्यादा अंतर है नहीं, ज़्यादा अंतर है नहीं। एथेनॉल, ठीक है, यानी मेथनॉल में थोड़ा सा कम होता है, एंड देन आपका एयर में 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो आपका सी वाटर होता है उसमें ज़्यादा स्पीड होती है और एज़ कम्पेयर टू डिस्टिल्ड वाटर, और सबसे ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम में, देन निकल में, देन स्टील में। तो ये आपको स्पीड जो मीटर पर सेकेंड है वो याद करना है, एटलीस्ट रफ आइडिया तो हो आपको, ठीक है। तो ये अवस्था है, पदार्थ और चाल। अब आते हैं साउंड वेव्स, किस तरीके की वेव्स हैं, ठीक है। तो साउंड वेव्स जो हैं, वैसे वेव्स की अगर बात करेंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होती है मैकेनिकल और एक होती है नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक तरंगें और अयांत्रिक तरंगें। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं? जिनको एक मीडियम चाहिए, एक उनको क्या चाहिए, संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो अयांत्रिक तरंगें होती हैं, यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं लाइट वेव की बात करूं, अब सनलाइट जो है या फिर स्टार्स की जो लाइट है वो हम तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच जाती है, अब बताओ। जो सनलाइट है वो हम तक बहुत आराम से पहुंच जाती है, जबकि कहाँ पे स्पेस से आती है, वो आती है कि नहीं, बीच में कितना सारा स्पेस होगा। हमें पता है कि स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है, लेकिन लाइट तो वहाँ की आ जाती है। साउंड तो नहीं आता है लेकिन लाइट तो आ जाती है ना, सनलाइट क्यों आ पाती है? क्योंकि जो लाइट है उसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए, उसको किसी मीडियम की आवश्यकता है ही नहीं चलने के लिए, जैसे कि हमें साउंड को चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए वो आ जाती है, नॉन मैकेनिकल वेव है इसीलिए, ठीक, ऑलराइट। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव में अगर मैं बात करूं तो आपकी वो मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स नेचर की भी हो सकती है और वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में अंतर क्या होता है, देखो। Transverse waves are waves that move perpendicularly to the direction of its propagation. This means that the wave forms a right angle. अब अगेन यहाँ पे जो डायग्राम लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने चेंज कर दिया, बिकॉज चेंज की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको आएगा कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन आएगा मुझे पता है, और मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। कन्फ्यूजन ये आएगा, जैसे मैंने आपको बोला, ये जो ट्रांसवर्स है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से, एकदम ध्यान से। यहाँ सावधानी हटी, दुर्घटना घटी टाइप है यहाँ पे। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जो कि जहाँ पे जो वेव है वो परपेंडिकुलर मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव दैट मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है। इधर की ओर जा रही है वेव, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए जा रही है, ठीक है। अच्छा सर, वो जो ना वो जब आप पढ़ा रहे थे साउंड वेव ऊपर नीचे जा रही थी, नहीं, ये तो लाइट वेव है। साउंड वेव तो ये है जो
ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है। वेयर आर दी वेव्स वेयर द पार्टिकल इन द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इधर की ओर वेव जा रही है, पार्टिकल भी इधर ही प्रोपगेट कर रहे हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। यहाँ क्या है, पार्टिकल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव है। लेकिन सर अभी तो आप ये जो डायग्राम है ये तो आप बनाए थे कहाँ पर? दो डाउट आने चाहिए, ये तो आप डायग्राम बनाए थे साउंड वेव में, पहला डाउट आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। और दूसरा डाउट ये आना चाहिए कि अभी आपने बताया कि लाइट वेव मैकेनिकल नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट है ही नहीं प्रोपोगेट करने के लिए। और जब आप टाइप बता रहे हैं मैकेनिकल वेव के तो उसमें लाइट को डाले दे रहे हैं, ये गलत बात है मास्टर। बिल्कुल बात सही तुम्हारी, देखो समझो। पहला डाउट मैं क्लियर करता हूं, ये जो देख रहे हो ये वेव है। साउंड में जो बनाया था क्रस्ट और ट्रफ वो वेव नहीं थी, वो ग्राफ था। यहां वेव ऐसे जा रही, लाइट वेव ऐसे चलती है, साउंड वेव तो ऐसे चलती है। उसका ग्राफ मैंने बनाया था, जहाँ कंप्रेशन वहाँ से, जहाँ रेयरिफैक्शन वहाँ से, जहाँ कंप्रेशन वहाँ से, जहाँ रेयरिफैक्शन, जहाँ कंप्रेशन ऐसे करके। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात, ठीक। मैकेनिकल वेव में ट्रांसवर्स वेव आती है, बट दैट डज नॉट मीन कि देखो जो ट्रांसवर्स वेव है ये वेव का एक टाइप है, ऐसे समझना, ये वेव का एक टाइप है। मैकेनिकल वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं ट्रांसवर्स की कैटेगरी में आ सकती हैं, जो ऊपर नीचे इस तरीके से ट्रैवल करें। और जो लाइट है वो मैकेनिकल वेव नहीं है, वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि भले लाइट मैकेनिकल नहीं है, लाइट मैकेनिकल नहीं है, लेकिन वो फिर भी ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलरली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो लाइट मैकेनिकल नहीं है लेकिन ट्रांसवर्स है। ज़रूरी नहीं कि कोई अगर मैकेनिकल है नहीं है तो वो ट्रांसवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल आप समझ गए, जैसे कि जो हमारी साउंड वेव होती है वो जो आगे पीछे ट्रैवल करती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें बोलते हैं, जहाँ पर जो उनका वाइब्रेशन होता है वो कैसे होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है। एंड ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करेंगे तो परपेंडिकुलरली होता है। अगर आप याद कर पा रहे हो सीस्मिक वेव्स को, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइड होती हैं पी वेव्स और एस वेव्स। कुछ याद आया आपको? तो पी वेव्स कैसी थी? पी वेव्स सिमिलर थी साउंड वेव के, जो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की थी। याद आया आपको कुछ? ठीक है, जो क्या क्रिएट कर रही थी, स्ट्रेचिंग और स्क्वीजिंग। स्ट्रेचिंग, ये स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग, ठीक है, स्क्वीजिंग एंड स्ट्रेचिंग। याद है आपको पी वेव्स सीस्मिक वेव्स में? वो यही है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, जहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, रेयरिफैक्शन क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, रेयरिफैक्शन, उसको हमने प्लॉट कर दिया। कंप्रेशन को क्रस्ट से दिखाते हैं, रेयरिफैक्शन को ट्रफ से, कंप्रेशन को क्रस्ट से और रेयरिफैक्शन को ट्रफ से। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। अब यहाँ से कुछ टर्म्स निकल के आते हैं, जैसे कि वेव लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, पिच क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, लाउडनेस क्या होती है। ये सारी चीज़ें अभी आपको सिर्फ इसी ग्राफ से समझ में आएंगी, ठीक है, ओके। जब हमने इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ पर अब कैरेक्टरिस्टिक आ गई हैं साउंड की। एक सेकेंड, चलो पहले फ्रीक्वेंसी को ही समझ लेते हैं, ठीक है, पहले फ्रीक्वेंसी को ही समझ लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी है कि वाइब्रेशंस कितने हो रहे हैं, बस एक सेकंड रुको 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 पहले वेवलेंथ समझो, ऐसे समझ नहीं आएगी। देखो वेवलेंथ क्या होती है, तो वेव की लेंथ होती है वेवलेंथ, सिंपल। वेव की लेंथ होती है वेवलेंथ, एज सिंपल एज दैट। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ से वेव मान लेते हैं स्टार्ट करी, ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ठीक है। एक क्रस्ट बनाया उसने, एक ट्रफ बनाया उसने, ठीक, इस तरीके से एक क्रस्ट बनाया, एक ट्रफ बनाया, तो एक काइंड ऑफ एक क्या बन गई, एक वेव बन गई। या तो ऐसे समझो, एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के जो बीच की डिस्टेंस है इसको वेव की लेंथ बोलते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल का नाम लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा। या फिर एक ट्रफ से अगले वाले ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं,
वेव लेंथ बोलते हैं। समझ आ रही है आपको बात? ये आप यहाँ से ले लो, ये पूरी एक क्रेस्ट बना, पूरा ट्रफ बना, ये भी एक वेव की लेंथ हो गई। क्या हो गई? ये वेव लेंथ हो गई। समझ आई आपको बात? किस तरीके से वेव की लेंथ बनी? यानी अब यहाँ से ये क्या होगा? ये भी वेव लेंथ होगी, ये भी वेव लेंथ होगी, यहाँ से यहाँ भी ये भी वेव लेंथ होगी, जिसको कि हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आई बात आपको? क्या सबको ये बात समझ में आई कि एक वेव की लेंथ क्या होती है? लाइक फॉर एग्जांपल ये वेव है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से ट्रैवल करी, क्रेस्ट बनाया, ट्रफ बनाया, फिर से आ गई, ये हो गई एक वेव, ये हो गई एक वेव, वेव लेंथ। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूँ, इसी को, ठीक है, अगर मैं एक ऐसे ही ड्रॉ करूँ, एक ऐसे, ठीक, अब बताओ वेवलेंथ कहाँ जाता है? यहाँ देखो ये कितनी लंबी है वेव की लेंथ, यहाँ पे खत्म, वेवलेंथ कहाँ कम है? यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं इस तरीके से ऐसे ड्रॉ कर दूँ, देख लो वो वेव कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक, तो वेव लेंथ होती है ये। समझ आ गई बात? या अगर ये वेव की लेंथ तुम समझ गए तो फिर तुम फ्रीक्वेंसी समझने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड में। जैसे एक वेव ये भी है, एक सेकंड रुकिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप एक वेव डिस्टर्बेंस देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। एक ऊपर आपको दिख रहा है वेव डिस्टर्बेंस, तो आपको इतना तो यार साफ साफ समझ में आ रहा है देख के कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक वेव की लेंथ, ठीक है, एक जो वेव की लेंथ है वो देख लो कितनी है। यहाँ पे पूरी वेव की लेंथ होगी, एक क्रेस्ट और अगले वाले क्रेस्ट, या एक ट्रफ और अगले वाले ट्रफ के बीच में दूरी, कितनी वेव लेंथ है। यहाँ पर कितनी छोटी है, देख रहे हो कितनी छोटी वेवलेंथ है, कितनी छोटी वेवलेंथ है। क्यों है छोटी वेवलेंथ? क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में, कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में। कहाँ हो रहे हैं ज़्यादा? यहाँ, देख रहे हो कितनी जल्दी 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 वाइब्रेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वेव की लेंथ छोटी बन रही है। वाइब्रेशन तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं लेकिन वेव की लेंथ छोटी है, लेकिन यहाँ वेव की लेंथ लंबी है। दैट मीन्स व्हाट, कि जो फ्रीक्वेंसी है एफ या न्यू से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेवलेंथ। यस और नो? बताओ मुझे। होगा? जितनी जल्दी जल्दी वाइब्रेशन होंगे उतनी वेव की लेंथ कम होगी। ये समझ में आई बात? कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य की जो रिलेशन होती है वो आपस में उल्टी होती है, इन्वर्स होती है। अगर जल्दी जल्दी वाइब्रेशन हो रहे हैं तो वेव की लेंथ कम हो जाएगी। समझ आई बात? समझ आई बात? जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। जो डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ना लेंथ की, भाई लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर ही तो होती है। तो वेव लेंथ मीटर में नापी जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो बोल रहा है कि कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं एक सेकेंड में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यानी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम कम ले रहा है साउंड के पार्टिकल्स वाइब्रेट होने में तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, और अगर टाइम ज़्यादा ले रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ये रिलेशन तो आपको याद रखना ही है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्सल रिलेशन होता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखना है। वो रिलेशन है, ये फॉर्मूला है कि फ्रीक्वेंसी टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होती है लेकिन 1/टाइम में फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला है। वहाँ पर वो प्रोपोर्शनैलिटी को दिखा रहा है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ाओगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। ये फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। कितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं पर सेकंड। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ या फिर हम लोग जो बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं तो साउंड निकलता है। क्यों साउंड निकलता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि साउंड वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि हमारे गले में भी वाइब्रेशंस हो रहे होंगे, बिल्कुल। जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं वहाँ पर वाइब्रेशंस हो रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप ना हो तो आप अपने अभी जब बोलो, ठीक है, जैसे मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो मैं अपने गले में हाथ जब रख रहा हूँ तो मुझे वाइब्रेशन साफ साफ समझ में आ रही है अपने गले में कि कुछ तो वाइब्रेट कर रहा है, वो है वोकल कॉर्ड।
अब अगर आपका जल्दी जल्दी वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करेगा, दैट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और आपकी जो आवाज़ होगी वो पतली होगी, श्रिल होगी। जैसे लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है, पतली होती है। इन जनरल भी किसी की भी आवाज़ पतली है तो वो वोकल कॉर्ड जल्दी जल्दी वाइब्रेट हो रहे हैं, क्योंकि जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है इस वजह से उसकी पिच, हम बोलते हैं कि क्या है, पिच ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब पिच ज़्यादा। पिच क्या है, एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है, एक ध्वनि की एक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, अभिलक्षण है। क्या, पिच, जो किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आवाज़ की पिच ज़्यादा है, दैट मीन आप ये नहीं कि आप जोर से बोल रहे हैं ऐसे करके, ना 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 ना। इसका मतलब ये है कि आपकी आवाज़ में वो पतलापन ज़्यादा है, ठीक है, पतलापन ज़्यादा है, श्रिल है आपकी वॉइस, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं आपके पर सेकेंड वोकल कॉर्ड की अगर बात करेंगे तो पिच ज़्यादा है आपकी वॉइस की। गर्ल्स की जो पिच होती है, गर्ल्स की वॉइस की जो पिच होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, या फिर किसी की भी आवाज़ जो पतली है। और जिसकी आवाज़ भारी होता है, जिसकी आवाज़ में बेस होता है, उसकी आवाज़ में अगर बात करेंगे तो फिर क्या होगा, उसकी आवाज़ की जो पिच है वो ज़्यादा होगी। अगर पिच ज़्यादा तो मतलब आपकी आवाज़ में बेस ज़्यादा है, आपकी आवाज़ में बुलंदी ज़्यादा है। अगर आपकी आवाज़ में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो मतलब आपकी पिच ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि मच्छर और शेर को अगर कंपेयर करें तो मच्छर और शेर की आवाज़ में किसकी आवाज़ की पिच ज़्यादा होगी, बताइए मुझे आप जल्दी से, क्यों, जल्दी बताओ। डाकू मंगल सिंह, अच्छा। बेटे अरुण, अरुण पूछ रहा था जो बिग कुक हो रहा था, पूछ रहा था पक गया या गैस खत्म हो गई। बेटे पक रहा है वो, ठीक है। मस्कीटो, बिल्कुल मस्कीटो, मस्कीटो में ज़्यादा होता है वो, ठीक है, यस। आपकी आवाज़ की पिच ज़्यादा है, दैट मीन्स कि मेरी आवाज़ श्रिल है, तुम्हारे कहने का मतलब है। अच्छा चलो, सर एक डाउट है कि कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर पर ज़ीरो होता क्यों होता है, जबकि अर्थ इक्वेटर पर स्पीड रोटेट करती कंपेयर टू पोल्स। लास्ट क्लास में प्लीज़ ये, अच्छा चलो मैं लास्ट में याद दिलाना, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है इसको। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो हाई पिच साउंड हैज़ फास्टर वाइब्रेशंस, हैव हाई फ्रीक्वेंसी, एंड लो पिच साउंड हैज़ स्लोअर वाइब्रेशंस एंड लोअर वेव फ्रीक्वेंसी द साउंड। नाउ टॉकिंग अबाउट द एम्पलीट्यूड, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ और अभी मैं इस तरीके से बोलूँ, क्यों भाई तेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्या हो गया, मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। लेकिन अगर ऐसे बोलूँ कि क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, मतलब मैंने क्या किया, मैंने बेस बढ़ा लिया अपनी वॉइस का, यानी वो पिच पे इम्पैक्ट करेगा, पिच कम हो गई। लेकिन जैसे मैंने चिल्लाना शुरू किया, एम्पलीट्यूड बढ़ा। जैसे जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, तो अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, एम्पलीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ का बेस जो मतलब लाउडनेस बढ़ाई तो ये हो गया, और अगर मैं फिर से वैसे ही बोलने लगा तो ये हो गया। दैट मीन कि जैसे ही मैंने अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाया तो मीन पोजीशन, दिस इज़ योर मीन पोजीशन से जो शिफ्ट हुआ वो बहुत जोर का हुआ, वो बहुत ऊपर तक गया, वो बहुत नीचे तक गया। दैट मीन्स कि मेरी आवाज़ की एम्पलीट्यूड बढ़ गई है। तो समझ में आई बात, यानी कि जो हमारी वेव कहाँ तक उठती है वो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। कितनी वाइब्रेशंस कर रही है एक सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन कितना उठ रहा है वो, ठीक है, कितना नीचे जा रहा है वो है एम्पलीट्यूड, आयाम आवाज़ का, जो लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, रिप्रेजेंट द लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। तो अगर मैं ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा जो मीन पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है या फिर ग्राफ बनेगा वो बहुत ऊपर नीचे तक जाएगा। ग्रेटर एम्पलीट्यूड मतलब लाउडर साउंड, ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाँ अब मच्छर का जो होगा वो कम होगा एम्पलीट्यूड, लेकिन शेर का ज़्यादा होगा। यूनिट इसकी मीटर ही होती है जो वेवलेंथ की होती है, ठीक है। डेसिबल से हम लाउडनेस को मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं मीटर से, और जो साउंड होता है, साउंड की जो लाउडनेस होती है उसको डेसिबल से मेजर करते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। द रेंज ऑफ साउंड इंटेंसिटीज अ ह्यूमन कैन हियर जनरली परसीव इज फ्रॉम
0 to 130 डेसिबल। जो हम सुन सकते हैं वो 0 से लेके 130 डेसिबल dB तक जाता है। साउंड अबव दिस इज कंसिडर्ड एज नॉइज। इसके ऊपर का जो साउंड होता है, 130 से ऊपर का जो साउंड होता है उसको नॉइज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं कि शोर मचा रहे हो आप, ठीक है। 130 डेसिबल से ऊपर का साउंड इज कॉल्ड एज शोर, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड टू वाइब्रेट। इफ वी स्ट्राइक अ टेबल लाइटली we hear a soft sound because we produce a sound wave of less an amplitude. Conversely, a sound has a larger amplitude, जैसे ये, ठीक है। तो आपको समझ में आई ये चीज़, ऑलराइट। एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, ठीक है, कि कितना ऊपर है कितना नीचे जा रहा है, ठीक है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ऑलराइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि ये एम्पलीट्यूड, एक ये केस ए है, ये केस बी है। ज़रा बताइए एम्पलीट्यूड कहाँ पे ज़्यादा जल्दी से, कहाँ पे लाउडर साउंड होगी। ये सॉफ्ट साउंड है, ये लाउडर साउंड है क्योंकि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है। टिम्बर क्या होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, मैं हो सकता है कि मेरी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं पर सेकंड, मेरी वॉइस की पिच सेम है, ठीक है, किसी एक दूसरे पर्सन से। जितनी तेज से मैं बोल रहा हूँ जोर से, उतनी जोर से वो बोल रहा है, तो क्या हमारी आवाज़ में क्या कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं? फिर उसके बाद क्या आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है? लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो फीमेल्स हैं, ठीक है, वो आपस में मतलब बोल रही हैं, सेम लाउडनेस से बोल रही हैं, तो क्या आप बता नहीं पाओगे कि यार किसकी आवाज़ है? आप बिल्कुल बता लोगे। क्यों? क्योंकि यार वॉइस को कुछ तो होता है कि हाँ ये मम्मी की आवाज़ है, ये दादी की आवाज़ है ना, ये दीदी की आवाज़ है, इस तरीके से। तो उसको बोलते हैं टिम्बर। लकड़ी वाला टिम्बर नहीं है ये, साउंड वाला टिम्बर है, विच इज़ द टोन क्वालिटी, ठीक है। टोन क्वालिटी को बताता है, गुणवत्ता को बताता है। टिम्बर इज द क्वालिटी ऑफ साउंड दैट डिस्टिंग्विशेज इट फ्रॉम द अदर साउंड। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई प्ले अ साउंड लाइक, ठीक, ऑलराइट। तो मैं, आप मुझे बताओ, मैं तबला बजा रहा हूं? नहीं, मैंने ऐसे किया तो मैं तबला बजा रहा हूं। तुम बता दोगे नहीं तुम गिटार बजा रहे हो सर। हाँ, क्यों? ठीक है, यही मैं सितार बजाऊं अभी और धीमता करूं तो भी तुम समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन पहला वाला भी तुम लोगों ने गलत ही गेस किया बेटा, ये गिटार नहीं है, इट्स यूकेलेली, ठीक है। खैर, तो समझ आ रही है आपको बात? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, कि आप साउंड सुन के पहचान जाते हो कि यार ये किसका साउंड है, किस इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, किस इंसान का है। वो एक क्वालिटी भी होती है साउंड की, दैट इज कॉल्ड एज टिम्बर। नोट क्या होता है? नोट इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी का साउंड। आप बहुत सारी फ्रीक्वेंसी का साउंड मिलाते हो तो एक नोट बनती है, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ये क्या है? ये नोट मैंने बना दी भाई, ये मैंने नोट बना दी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी निकल रही थी कि नहीं उससे, हर एक स्ट्रिंग की एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। तो वो एक नोट बन गई, समझ रहे हो? बेटा अंदर का तानसेन निकलने वाला है बस। ठीक है, ऑडिबल रेंज पे आते हैं, अभी। सर लास्ट में एक धुन बजा के क्लास खत्म होने के बाद फिर, अच्छा, चलो। हाँ, तो डेसिबल और हर्ट्ज में क्या अंतर है श्यामल जी? डेसिबल लाउडनेस को डिटरमाइन करता है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बताता है और फ्रीक्वेंसी पिच को डिटरमाइन करता है, और डेसिबल लाउडनेस जो कि एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होती है, ठीक है। यस, चलो। तो किरमाड़ा की आवाज़ निकालो। अच्छा, किरमाड़ा क्या होता है? ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, इतना हाई हम सुन सकते हैं। इसके अगर कम आवाज़ होगी तो हमारा ह्यूमन जो ईयर्स हैं वो नहीं सुन सकते हैं, और अगर इससे ज़्यादा होगी, 20 किलो हर्ट्ज से बहुत भयंकर होगी, तो वो भी हम नहीं सुन सकते हैं। इससे कम होती है तो उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, अगर 20 हर्ट्ज से कम है, ठीक है। और अगर 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। मैनी एनिमल्स कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक में जो साउंड निकलती है, साउंड वेव, आपको पता है कितनी तरीके की होती हैं सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वेव्स आर ऑफ टू टाइप, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव्स, ठीक है। कल ही मैंने ये चैप्टर पूरा अपडेट करवाया है आपके फैटमैन सेकंड एडिशन के लिए, ठीक है, मज़ा आ जाए। और पता है फैटमैन का जो सेकंड एडिशन आएगा उसका लैंडफॉर्म वाला टॉपिक देखना तुम, मतलब दिल ना गदगद हो जाए तो कहना तुम। लैंडफॉर्म वाला टॉपिक जिस तरीके से डिज़ाइन करवाया इस बार, देखना तुम, मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, सच में
बहुत ही एकदम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। ओके खैर, तो अभी इस पर फोकस करते हैं। तो बॉडी वेव्स आर ऑफ टू टाइप, पी वेव्स एंड एस वेव्स। सो वी नो व्हाट कि जो पी वेव्स होते हैं फर्स्ट टू बी रिकॉर्डेड ऑन द सीस्मोग्राफ। क्यों? क्योंकि सबसे इनका तेज स्पीड होता है। तो एक्चुअल में सबसे पहले जब आती हैं तो हमें नहीं पता चलता एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन जानवर लोग जो होते हैं, जानवर लोग आपको पता है, मैंने हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, उनको पता चल जाता है। कुत्ते होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, वो तुरंत भागने लगते हैं, वो तुरंत कुछ तो अनयूजुअल सी एक्टिविटी करने लगते हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने सुन लिया उसको, उन्होंने उसको एक्सपीरियंस कर लिया, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारे ह्यूमन ईयर्स नहीं सुन पाते हैं। वो इंफ्रासोनिक होता है इसलिए, ठीक। और अल्ट्रासोनिक होता है 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज से जो ज़्यादा का होता है, दैट ह्यूमंस कांट हियर। राइट, एप्लीकेशंस क्या होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स के, तो ये समझना पड़ेगा। तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैट्स एंड डॉल्फिन्स। तो जो चमगादड़ होते हैं, जो डॉल्फिन होते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज बैंड इन जेंडर डिटर्मिनेशन, ठीक है। पहले क्या होता था, अभी भी कहीं कहीं तो होता ही है, भले बैंड, लेकिन फिर भी कुछ लोग मानते नहीं हैं। अल्ट्रासाउंड करके ये देखते हैं, दिखवाते हैं कि बेटा है या बेटी है, लड़का है या लड़की है। तो क्या होता था अभी तक, मतलब बहुत ही मास लेवल पे, तब तक गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया था कि मतलब आपको पता है क्या होता था, ठीक है, कि जिनको बच्ची नहीं चाहिए इसीलिए करवाते भी हैं लोग, ठीक है, कि मोस्टली लोग की लड़का है कि लड़की है, तो मतलब ठीक है, बोलने में इतना ख़राब लगता है, लेकिन लोग हैं ना कि लड़की है तो मार दो, इस तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट ने बैन किया है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक रुका है। लेकिन अभी भी कहीं मतलब होता है, ठीक है, होता है, डॉक्टर लोग को पैसे वैसे दे के हॉस्पिटल में अभी भी होता है। मतलब इतनी, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है, मतलब मैंने सुना था अभी ऐसे ही, ठीक है। तो एक है, मम्मी बता रही थी कि जैसे उनके, ठीक है, उनके जब बहू प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो वो एक बाबा जी के पास ऐसा कुछ तो गई, ठीक है, और कुछ तो उन्हें प्रसाद दिया कि ये खाओ और लड़का होगा, और ऐसा करके, ठीक है। खैर लड़की हुई उनके, बाबा का भी कुछ आता पता है नहीं। लेकिन मतलब कितनी छोटी सोच है नहीं। खैर, अल्ट्रासाउंड इज बैंड इन जेंडर डिटर्मिनेशन, इट इज़ यूज टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। उसके लिए बढ़िया है, ठीक है, कि हाँ किस अच्छा से डेवलप हो रहा है बेबी कि नहीं हो रहा है, उसके लिए बढ़िया है, ठीक है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई किडनी स्टोन्स एंड ब्रेक किडनी स्टोन्स, ठीक है। किडनी में आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा था, स्टोन हो जाता है जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है ना, अल्ट्रासाउंड एकदम मारते हैं, एकदम लेज़र टाइप, तो वो क्या होता है, वाइब्रेट होता है, टूट जाता है, और वो यूरिन से निकल जाता है। ऐसे टूटेगा हल्का सा, टूट के बस आपके क्या है, यूरेटर है, ठीक है, तो यूरेटर के थ्रू निकल जाएगा, है ना, पूरा वो निकल जाएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। अगर बहुत ही बड़ा स्टोन है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, पीछे एकदम तुमको उल्टा लिटा के फिर छेद वेद किया जाता है। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन्स की ठीक ठाक हैं कि नहीं है। मैक नंबर पे आते हैं। सो मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम। अब भाई तुमने सुना होगा जब हम लोग डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, है ना, कि सुपरसोनिक हाइपरसोनिक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, और कि भाई ये जो एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है फिर मिसाइल है ना, तो एयरक्राफ्ट की कितनी स्पीड है, ये सुपरसोनिक है ना, यस हाइपरसोनिक है। लाइक फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस कैसी है, सुपरसोनिक है हाइपरसोनिक मिसाइल है, जल्दी से बताइए। तो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, तो एक्चुअल में इसको हम मैक नंबर से क्या करते हैं, वो करते हैं। तो मैक नंबर ये रेशियो है स्पीड ऑफ साउंड अपॉन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, स्पीड उस ऑब्जेक्ट का, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो अगर 1 से कम है, अगर ये वैल्यू निकल के आती है तो सबसोनिक बोलते हैं, अगर 1 से 5 तक है सुपरसोनिक, 5 से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ब्रह्मोस की अगर बात करेंगे तो वो सुपरसोनिक है, उसका मैक नंबर 1 से 5 है। ब्रह्मोस क्या है, सुपरसोनिक है। क्रूज़ मिसाइल है, क्रूज़ मिसाइल आपको पता है कि वो एटमॉस्फेयर को छोड़ के जाती नहीं है, और उनका ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं होता, इस तरीके से होता है, ठीक है, और उनका गेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं वो इस तरीके से एटमॉस्फेयर को थोड़े टाइम के लिए क्रॉस करती हैं, फिर से एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करती हैं। खैर, तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि सबसोनिक का मतलब है 1 से कम का स्पीड होना, मैक नंबर, ठीक है। अब सिंपल समझ रहे हो ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी की स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा हो गई, इस सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या है, स्पीड ऑफ जो बॉडी है उस ऑब्जेक्ट की वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, तभी तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, ठीक। चलो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पे आते हैं। वैसे तो हो सकता है कि आपने रिफ्लेक्शन सुना हो कि भैया लाइट का रिफ्लेक्शन तो सुना है हमने, लाइट का रिफ्लेक्शन, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एको।
The reflection of sound can be defined as the bouncing back of sound waves after striking the surface within the same media. कि स्ट्राइक करके और इस तरीके से सेम मीडिया में आ गया. दिस मीडियम कैन इधर बी सॉलिड और लिक्विड. सिमिलर टू लाइट, साउंड ऑल्सो फॉलोज द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. हमने अभी लाइट के नहीं पढ़े हैं, हम पढ़ेंगे, ठीक है. तो उसी तरीके से साउंड भी सेम लॉज फॉलो करती है रिफ्लेक्शन के, ठीक है. इसको बोलते क्या हैं? एको बोलते हैं. आपने सुना होगा इको कर रही है वॉइस. सर इको कर रही है वॉइस, इको कर रही है मतलब वो रिपीट होके आ रही है वॉइस, रिपीट होके आ रही है, ठीक है. रिवर्बरेशन डिफ्रैक्शन क्या होता है अभी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इको समझते हैं, ठीक है. वैसे एको बोलते हैं. एन एको इज अ रिफ्लेक्टेड रेपिटेशन ऑफ साउंड दैट अकर्स व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ अ सरफेस एंड रिटर्न टू द लिसनर, allowing the sound to be heard again after the original has faded. जैसे कि मैंने कुछ बोला, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोई और आवाज़ सुनाई दे रही है, वो एको नहीं है. मतलब कि भनभनाहट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, आप बोल तो देते हो एको, लेकिन वो एको नहीं है. एको वो होगा मैं बोलूँ राधा, फिर ठीक है मैं कहीं पहाड़ी में खड़े होकर बोलूँ राधा, ठीक है, फिर थोड़ी देर में आवाज़ आए राधा राधा, फिर मैं बोलूँ राधा तो फिर आए राधा राधा. समझ रहे हो तुम मैं क्या चाह रहा हूँ? यानी कि एक गैप के बाद साउंड आ रही है. हर्ड अगेन आफ्टर द ओरिजिनल हैज़ फेडेड. जब मैंने बोलना बंद कर दिया उसके बाद उसको बोलते हैं प्रॉपर एको. और अगर मैं बोल रहा हूँ राधा 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 मतलब बीच में मिक्स हो रही है वॉइस, दैट इज़ नॉट एन एको. वो क्या है वो भी देखेंगे. लेकिन अगर प्रॉपर इको सुनना है आपको, प्रॉपर मतलब कि मैंने बोला राधा, ठीक है, मैं जब चुप हो गया तब आवाज़ आ रही है राधा राधा राधा. समझ रहे हो तुम, ठीक है. तो फॉर हियरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, यानी कि अगर आपको ढंग से इको सुनना है तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 17.2 मीटर्स. यानी कि अगर मैंने बोला, ठीक है, ये मैं हूँ, फेस रिवील हो गया, ठीक है, ये मैंने जोर से बोला. अब यहाँ से साउंड क्या रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है, और रिफ्लेक्ट होके प्रॉपर तरीके से आपको बिना 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 ओरिजिनल साउंड के कोलैप्स के सुनाई दे, मतलब कि ओरिजिनल साउंड खत्म हो जाए उसके बाद, तो 17.2 मीटर की डिस्टेंस चाहिए. कितनी डिस्टेंस चाहिए? 17. ये कैसे निकाले सर जी? 17.2 मीटर है, कैसे निकल क्या, मतलब क्या फार्मूला लगाए थे? तो फार्मूला जो यहाँ पे लगाए थे ना, वो होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके. अब मुझे अगर डिस्टिंक्ट इको सुनना है तो एटलीस्ट कम से कम मेरे और मेरे ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक. और डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, ठीक है, और मेरे और ऑब्स्टिकल के बीच में डिस्टेंस कितनी है? डी है. तो तुम मुझे बताओ, एक बार तो जब मैं बोलूँगा तो साउंड जाएगी और फिर लौट के टकरा के वापस आएगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितनी करेगी? 2D करेगी. जी हाँ दोस्तों, ठीक है. और स्पीड कितनी होती है साउंड की? 344 मीटर पर सेकेंड्स होती है. अब 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, और यहाँ पे करोगे तो 17.2 मीटर. समझ में आई बात? तो 17.2 मीटर की आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, अगर आपको प्रॉपर इको सुननी है तो. लेकिन अगर इम्प्रॉपर इको हुई तो उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. कॉन्टिन्यूड प्रेजेंस ऑफ साउंड इन एन इनक्लोज स्पेस इवन आफ्टर द ओरिजिनल साउंड सोर्स हैज स्टॉप्ड. ठीक है, वो रुक ही नहीं रहा है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. तुमने सुना है कभी? ठीक है, कहीं जब बड़ा सा हॉल होता है, खाली सा हॉल होता है, ठीक है, और वहाँ पे तुम जोर जोर से बोलते हो तो तुम्हें प्रॉपर इको सुनाई नहीं देती कि तुमने बोला और तुम रुक गए उसके बाद. ना, तुमने बोलना शुरू किया और वो बार बार टकरा के ऐसे. अरे क्यों? कि आपके और सोर्स, यानी जो आप बोल रहे हो सोर्स और रिफ्लेक्ट जहाँ से हो रही है वो दीवार, उसके बीच में डिस्टेंस 17.2 मीटर की नहीं है ना, इसलिए. तो उस रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को बोलते हैं, बार बार रिफ्लेक्ट होकर जो साउंड आ रही है, मिक्स हो रही है सारी इको, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन. दिस अकर्स ड्यू टू रिपीटेड रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम सरफेस लाइक वॉल्स, सीलिंग, फर्नीचर, causing the sound to linger before gradually fading away as it gets absorbed. इधर से टकरा रहा है, उधर से ठीक है, इधर से टकरा रहा है, उधर से टकरा रहा है, इधर से टकरा रहा है, हर जगह से टकरा रहा है. तो इतना टकराएगा तो कितना इको होगा, कितना इको बनेगा, फिर कितना क्या सुनोगे तुम. तो रिवर्बरेशन बोलते हैं उसको हिंदी में अनुरणन. ठीक है, चलो, दिस इज योर रिवर्बरेशन. ठीक है, अब आते हैं डिफ्रैक्शन. तो क्या तुमने कभी सुना है, क्या कान लगा के किसी दूसरे की बातें सुनी है तुमने? ज़रूर सुनी होगी तुमने. गाइस बताइए, झूठ मत बोलिएगा, सुनिए नहीं, लड़कियों ने तो ज़रूर सुनी होगी. तो मान लो कोई ये एक मान लेते हैं कोई कमरा है, ठीक है, दिस इज़ अ कमरा, दिस इज़ कमरा नंबर 1, दिस इज़ कमरा नंबर 2. ठीक है, पीपल ऑफ कमरा नंबर 1 कैन नॉट सी पीपल ऑफ कमरा नंबर 2, बट देयर इज़ अ डोरवे. यहाँ पर एक डोरवे है, यहाँ एक दरवाजा है.
आप भले देख नहीं पा रहे हो उसको, लेकिन आप आवाज़ सुन पाओगे उसकी। इसको बोलते हैं डिफ्रैक्ट। ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये इसमें कौन सी आपने डिस्कवरी कर दी? ये तो हम बचपन से जानते हैं कि हाँ यार, मतलब ऐसे थोड़ी ना किसी को सुनना है तो उसको देखना ज़रूरी होगा। नहीं, उसको जब तक देख नहीं पाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे। ये कैसी बात? बेटा तुम मुझे बताओ, अब अगर मैं लाइट पास करवा दूँ इधर से, ये कमरे में लाइट है, ठीक, ओके, तुम जो है तुम जेल तुम हो, ठीक है, तुम क्या हो? तुम जेल हो, तुम जैक नहीं हो, तुम जेल हो तुम, ठीक है, और तुम जील हो तुम आज, ठीक है। तुम जो है, तुम जेल जो है, जेल है, और ये पिल है, ठीक है। ये कौन है? ये पिल है, ठीक है। अब मुझे बताओ, पिल को क्या बात सुनाई देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनाई देगी? उसके पास जाएगी, इसके पास भी जाएगी। ऐसा क्या है? ऐसा थोड़ी ना कि उसी को सुनाई देगी सर। लेकिन अब मैं तुमसे बोलूँ, यहाँ से मैं टार्च मार रहा हूँ, टार्च, ठीक है, ये मैंने मारी टार्च, फोकस करो, ठीक है कैमरा मैन। तो यहाँ से जब मैंने लाइट मारी, क्या जिल को दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। क्या पिल को दिखेगी? नहीं नहीं, तुम मुझे बताओ, क्या पिल को दिखेगी? उत्तर है नहीं। नहीं मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर वो वहाँ की तरफ नहीं देख रहा है तो उसको नहीं दिखेगी। तुम समझो मेरी भावनाओं को, तुम समझ ही नहीं रहे मेरी भावनाओं को। जैक ने कुछ बोला, यहाँ कुछ कुछ तो बज रहा है, कुछ तो बज रहा है, तो क्या पूरे रूम में वो साउंड गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? चाहे जिल हो, चाहे पिल हो, चाहे नील हो, सबको सुनाई देगा, ठीक, चाहे वो कहीं भी हो उस रूम में। लेकिन लाइट की जब मैं बात करूं तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है, और उसको वो सिर्फ यहीं पे दिखेगी। वो सिर्फ इतने ही पार्ट को लिट करेगी, रोशन करेगी, यहाँ अभी भी अंधेला कायम रहेगा। समझ रहे हो तुम? तो यानी कि साउंड जो होता है वो क्या करता है? खुद को बेंड कर लेता है, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बेंड कर लेता है। सीधा तो चलेगा ही, लेकिन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड खुद को बेंड कर लेता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और इसी बेंडिंग ऑफ साउंड वेव्स को बोलते हैं डिफरैक्शन, ठीक है। तो जब भी ऑब्स्टिकल के थ्रू इस तरीके से स्मॉल ओपनिंग्स में साउंड जाता है, वैसे लाइट भी बेंड हो जाती है। अगर आप बहुत छोटी सी ओपनिंग करो ना, बहुत छोटी सी ओपनिंग करो, तब वो बेंड हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साउंड वेव होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव। तो लाइट वेव की ना वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है, तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन उसकी बहुत छोटी वेवलेंथ होती है, ओके। अब आते हैं सोनार पे। अब बस 2-3 कॉन्सेप्ट है, ख़त्म है। सोनार है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूजेस साउंड वेव्स टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर। कैसे? तो ये क्या है? ये एक तरीके की साउंड वेव्स हैं, हम भेज रहे हैं। लाइक साउंड वेव्स हमने भेजी यहाँ से, यहाँ पे देखो साउंड वेव भेजी। अब अगर यहाँ पर कोई मान लो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो क्या करेगा? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो कि यहाँ पर रिसीवर को पता चल जाएगा, अच्छा तो पास में ही है ये। जब तक जाती जा रही, मतलब इट इज़ लाइक काइंड अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ हम लोगों ने स्ट्रीम पढ़ा था। घोड़ा पूजा करेंगे, घोड़ा छोड़ देंगे, दिस इज़ योर घोड़ा, ठीक है। घोड़ा जाएगा, जितनी टेरिटरी में घोड़ा जाएगा वो टेरिटरी मेरी हो गई। यही पढ़ा था हम लोगों ने, राजा ही करता था अश्वमेघ यज्ञ में, वो टेरिटरी मेरी हो गई। और अगर घोड़े को किसी ने रोक लिया, दैट मीन कि तुमने राजा को चैलेंज कर दिया, बेटा लड़ लो आके, नहीं लड़ लो आके, ठीक है। तो वही है, जब तक जा रहा है तब तक ठीक है। जैसे ही ये लौट के आया, समझ आ गया कि हाँ इतनी डिस्टेंस पे कुछ तो रखा हुआ है, कुछ तो है, और वहाँ पे हमें नहीं जाना है। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, हाँ। तो टाइटैनिक वालों ने अगर यूज़ कर लिया होता तो ना डूबता, है ना। तो खैर वही है कि आपको ये पता लगा देता है कि भाई कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे बॉटम ऑफ सी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर के आ गया, तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है इतना टाइम लगाया इसने ट्रैवल करने में, तो मतलब इतनी दूरी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इट इज़ यूज फॉर द वैरायटी ऑफ पर्पसेज इंक्लूडिंग नेविगेशन, कम्युनिकेशन, मैपिंग। साउंड वेव एमिट करता है, एनालाइज करता है एको को, जो रिफ्लेक्ट होकर आएगा साउंड और बाउंस बैक करेगा, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर दैन दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। थोड़ा सा ध्यान रखना है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। क्यों नहीं ट्रैवल कर सकता? बिकॉज इट रिक्वायर्स मीडियम। ये सब हम पहले ही देख चुके हैं, उसको मीडियम चाहिए, क्योंकि मीडियम में ही पार्टिकल होंगे, ठीक है। मीडियम में ही पार्टिकल होंगे, और पार्टिकल का यूज़ करके ही वो ट्रांसफ़र करता है, पार्टिकल्स ही ट्रांसफ़र करते हैं उस एनर्जी को या उस वेव को, जिसको हम बोलते हैं साउंड वेव या साउंड एनर्जी। तो ऑब्वियसली वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई एयर। अब आते हैं एक डॉपलर इफेक्ट। क्या तुमने कभी सुना है कि एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये ट्रेन आ रही है, तुमने ट्रेन की आवाज़ सुना होगा प्लेटफॉर्म पे, प्याऊ, ऐसा होता है कि नहीं? गाड़ी कोई आती है, जैसे कोई बाइक आई, तुम खड़े हो, बहुत तेज आई, प्याऊ,
ठीक है, अब तुमको लग रहा होगा हाँ हंस रहे होगे, तो मुझे पता है तुम हंस रहे होगे। एक तो यहाँ मास्टर तुमको समझाने में लगा हुआ है कि कैसे समझ में आ जाए, और तुमको हंसी आ रही है। नहीं नहीं कोई नहीं, सह लेंगे इतना भी। सुनाता हूँ तुम्हें वॉइस भी, रुक जाओ, ठीक है, सुना ही देता हूँ मैं तुम्हें, सुना ही देता हूँ मैं, रुक जाओ। डॉपलर इफेक्ट, तुम्हें थोड़ा सा फील तो आए। हाँ यार, एक वीडियो में देख रहा था, मोदी जी ने एक वीडियो बैन करवा दी है, तुम लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, ठीक है, मोदी माई फ्रेंड ये वाली। मोदी जी हंसते बहुत है ना आजकल। खैर कोई नहीं, ये वाली वीडियो भी ना बैन हो जाए, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकंड रुको। TCS सपना, सपना, ठीक है, एक सेकंड, ट्रेन की आवाज़ आनी चाहिए भाई। तुमने नोटिस किया होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, चाहे कुछ भी हो, जब हमारे पास आती है, हमारे नज़दीक आती है, तो अलग तरीके की साउंड निकलती है, ठीक है। और जब और जब दूर जाती है, ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा सर, अच्छा। ठीक है, जब दूर जाती है, हाँ बेटा तुम फा करते रहना सैम चौधरी, जब देखो फा। सर फा की भी आवाज़ साउंड कैसा है प्लीज़, ठीक है। हाँ, तो इसी तरीके से तो आती प्याऊ ऐसे करके, तो मतलब ये है कि जब वो अप्रोच कर रहा है तो अलग तरीके की साउंड है, जब वो जा रहा है तो अलग तरीके की साउंड है। इसका कारण ये होता है कि जो साउंड है, लाइक जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे ये साउंड है, ठीक है, जब कोई भी साउंड प्रोड्यूस होता है तो इस तरीके से, कोई मान लो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से साउंड की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे, आपने अभी देखा था, जैसे कि पार्टिकल जो होते हैं, पार्टिकल क्या करेंगे, अपने आसपास के पार्टिकल को ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे एनर्जी को, तो एनर्जी इस तरीके से ट्रांसफ़र होगी बाहर की तरफ। लेकिन जब ये मूव कर रहा है, मान लो ये मूव कर रही है, ठीक है, इट इज मूविंग साउंड सोर्स, जब ये मूव कर रहा है दैट मीन कि जो वेव्स की तरफ मूव कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सारी वेव्स इकट्ठा काइंड हो जाएंगे, कंप्रेशन हो जाएगा। और ये जब, ठीक है, जैसे मैं मान लो खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे मैं मान लो खड़ा हूँ, तो मुझे सबसे पहले ये वाली साउंड सुनाई देगी, जो बहुत ही क्या है, क्योंकि ये मूव कर रही है कार, क्योंकि इसके मूव करने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो आवाज़ सुनाई देगी। जैसे ये कार मुझसे आगे निकल जाएगी, मतलब कि इधर की ओर निकल जाएगी, तो मुझे ये वाली आवाज़ सुनाई देगी। अब आपको समझ में आया कि जब कोई चीज़ अप्रोच करती है, कार, ठीक है, मूविंग साउंड सोर्स, इट में बी अ कार और अ ट्रेन, एनीथिंग, ठीक है, बाइक, तो वो अलग तरीके की साउंड प्रोड्यूस करता है जब अप्रोच कर रहा होता है, ऐसे बहुत थोड़ी जोर की आती है, और फिर यहाँ पर हल्की आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि यार चला गया है ना। अब आप खड़े हो, ठीक है, ये खड़े हो, मैं आपसे बोल दूँ आंखें बंद करो, और मैं कोई भी गाड़ी गुजारूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ये आ रही, ये चली गई। क्यों पता चल गया? क्योंकि आने की साउंड अलग होती है, जाने की साउंड अलग होती है। आने की साउंड थोड़ी सी तीव्र होती है, तेज होती है, और जाने की साउंड थोड़ी धीमी होती है। आप समझ पा रहे होंगे क्यों, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी अप्रोच करते हो तो लोअर फ्रीक्वेंसी जब निकल जाता है दूर। समझ आई बात ये, ठीक है। वैसे ही जो रेड शिफ्ट और जो ब्लू शिफ्ट होता है, ये लाइट वेव को लेके होता है, ये आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं। ये वाला देखिएगा साउंड वेव वाला, ये लाइट वेव में होता है, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, ठीक है। कोई चीज़ दूर जा रही है तो रेड शिफ्ट होता है, और जब पास आ रही है तो ब्लू शिफ्ट। खैर वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आई है। तो डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ अ वेव एज परसीव्ड बाय एन ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू द सोर्स ऑफ द वेव। डॉपलर प्रभाव किसी तरंग की आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य में ही वह परिवर्तन है जो तरंग के स्रोत के सापेक्ष गति कर रहे हैं, किसी प्रेक्षक श्रोता द्वारा महसूस किया जाता है, ठीक है। तो ये वैसे आप 11th 12th में कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, पूरा फॉर्मूला आपके फॉर्मूले में, मतलब कोई इस तरीके का न्यूमेरिकल नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बट फिर भी आप फॉर्मूला देख लो, ये F0 ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है, ठीक है।
ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है, ये आपकी स्पीड ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है जो ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, ये आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव है, ये आपका स्पीड ऑफ साउंड वेव अगेन, और ये आपका किसका, दिस इज़ योर स्पीड ऑफ जो कौन है, जो आपका साउंड है एक्चुअल में, ठीक है। ओ तो हो गया ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, ये है एक्चुअल में उसका वेलोसिटी जो सोर्स है उस साउंड का, जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कार, वो बस, वो ट्रेन, उसका है ये, ठीक है। तो इस तरीके से ही फॉर्मूला 11th-12th में हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपके उसमें नहीं, बस थोड़ा सा देखिए, ध्यान रखिएगा और डॉपलर इफेक्ट को ध्यान में रखिएगा, राइट। लेक्चर होता है ख़त्म? नहीं, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ क्या हुआ है, थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ है, अभी हमें क्या करना है, इसके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। सर शीत लहर चल रही है, अच्छा सर डॉपलर इफेक्ट में 2 बार फस क्यों लिखा, अच्छा एफ एस क्यों, सॉरी एफ एस क्यों लिखा हुआ है, कहाँ पर 2 बार, अच्छा ये ओके, एक्चुअल में ये 2 बार हो गया है, ये 2 बार हो गया है, ठीक है। ये एक्चुअल में यहाँ पर 2 बार हो गया, एफ एस 2 बार हो गया, फॉर्मूले में 2 बार नहीं है, वो यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है। वही एक चीज़ को 2 बार उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, एफ एस जो है सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एफ एस जो है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, और जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए लेक्चर की, पीडीएफ चाहिए लेक्चर की, नोट्स चाहिए, डिजिटल नोट्स, क्विज़ेस चाहिए, सब कुछ चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, जो बड़ा अनाउंसमेंट, जो बड़ा कुक हो रहा है वो मिलेगा। अब मतलब हो क्या गया ना, हो ये गया है, ठीक है। हाँ मुझे पता है, ठीक है। तुम लोग मेरी मौज तो ले रहोगे, पियाऊँ, ठीक है। एक तो मतलब कोई नहीं, ठीक है, तो मेरा गुस्सा भड़का दोगे भी, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आजकल ऐसा हो गया ना, इतिहास में पहली बार, ठीक है, मेरी ज़िंदगी का पहली बार बड़ा डिसीजन, ये सब वो सब, कि कोई, जैसे कि तुमने एक स्टोरी सुनी होगी, तब तक क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, तब तक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक सेकेंड, क्वेश्चन कहाँ गए, क्वेश्चन लगाओ फिर स्टोरी सुनाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये लगाओ, तो एक तुमने एक स्टोरी सुनी होगी कि जहाँ पे एक लड़का होता है और वो खेत पे काम करता है, मतलब बकरी वकरी चराने जाता है, भेड़ वेड़ चराने जाता है, चिल्लाता है, अरे मेरी भेड़ पे उठा ले गया, ये को भेड़िया मेरा भेड़ उठा ले गया, भेड़िया मेरा भेड़ उठा ले गया। सब गाँव वाले दौड़ के आते हैं, अरे कहाँ कहाँ, बोला मजाक कर रहे थे। फिर दोबारा ये कहता है, अरे मेरी भेड़ को उठा ले गया, मेरी भेड़ को उठा ले गया। फिर गाँव वाले, अरे मैं मजाक कर रहा था। तीसरी बार जब सच में उठा ले गया, चिल्लाया, कोई नहीं आया, वो कर दिया है, मतलब ठीक है। इतिहास में पहली बार, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन, मेरा ज़िंदगी में तो मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं था, मतलब ऐसा टाइप कर दिया कि सच में कोई करना चाहता है, लाइक जब मैं करूँगा, ठीक है, जब मैं बड़ा बता रहा हूँ, जो कुक हो रहा है, वो जब होगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा भाई इट इज़ एक्चुअली बड़ा, ये सच में बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। सिर्फ कहीं ऑफ हाइप क्रिएट करने के लिए या फिर सिर्फ आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ कि वो बड़ा अनाउंसमेंट, वो सच में बड़ा है वो, ठीक है। अब मैं कैसे तुमको यकीन दिलाऊँ, क्योंकि तुम्हारा भी उसमें दोष नहीं है। इतने तुमने बड़े अनाउंसमेंट सुन के तुम्हारा जो काटा गया है, जो इतने बार बड़ा अनाउंसमेंट कर करके तुम्हारा जो काटा गया है, तो तुम्हारा विश्वास उठ चुका है इस बिग अनाउंसमेंट, इतिहास में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री करके जो तुम्हें बैच बेचा गया है ना, उससे तुम इतना आहत आ चुके हो कि तुम्हें सब वही लगता है कि तुम्हारे साथ फा किया जा रहा है। चलो, शादी ना कर लीजिएगा, पता चला, अच्छा हाँ, नहीं वो सब को पता चल जाएगा क्या है, फेस रिवील है ना, कि क्या है, पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन बस वही नोटिफिकेशन का थोड़ा सा वेट था कि नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन नोटिफिकेशन का थोड़ा सा पता नहीं क्या ही चल रहा है। और साउंड वेव ट्रैवलिंग इतनी स्पीड से चल रहा है, प्रोड्यूसेस 20 क्रेस्ट एंड 20 ट्रफ्स इन 0.1 सेकेंड। वेवलेंथ कितनी होगी, वेवलेंथ कितनी होगी। अब यहाँ पर मैंने एक आपको फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जो मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। स्पीड या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से इस फॉर्मूले को देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अपॉन टाइम को अगर मैं अलग कर दूँ तो 1 अपॉन टाइम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। 1 अपॉन टाइम को हमने क्या लिखा था, जैसे कि मैं इस डिस्टेंस को, अगर वेव साउंड वेव की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा था, लैम्डा,
और ये 1/t को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी, दैट इज n या f या म्यू, ठीक है। तो ये v इक्वल्स टू n लैम्डा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यानी कि फ्रीक्वेंसी या f जिससे भी डिनोट करो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, ठीक है, क्लियर है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ बन रहे हैं 0.1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में कितने बन रहे होंगे, तो मुझे बताओ। 10 गुना इसका कर दो तो 1 सेकेंड हो जाएगा, तो इनका भी 10 गुना हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 हर्ट्ज है। सर कैसे निकाल लियो, अरे भैया मेरे, F इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उतना आसान भी नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन मुझे आपको ये नहीं देना चाहिए था, लेकिन अब आ गया है तो कर ही लेते हैं। लेकिन ये आपको फॉर्मूला तो समझ आ गया ना कैसे डिराइव हुआ, v इज इक्वल टू एन लैम्डा वाला। ये फॉर्मूला बस अपने जहन में अच्छे से रखिएगा, वहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती है उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 0.1 सेकंड में 20 क्रस्ट 20 ट्रफ बन रहे, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड मतलब 0.1 का 10 गुना, तो 200 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मेरा हो गया 200 हर्ट्ज, ठीक। निकालना क्या, वेवलेंथ निकालना है। स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू एन, वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे तो 33/20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर एक 10 से डिवाइड करोगे तो 1.66 या 1.65 मीटर के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल जाएगा। समझ आ गई आपको बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ, ये किसका क्वेश्चन था, CDS 2 2025, ये है जियो साइंटिस्ट का क्वेश्चन। अ साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ, बताओ साउंड वेव में क्या होता है, बताओ। कंप्रेशन एंड रेयरिफैक्शन पल्सेस आफ्टर वन अनदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब बता दो ये डेरिवेशन अभी जो मैंने करके बताया था, है आसान। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द साउंड आर रिलेटेड। तो F इज इक्वल्स टू V लैम्डा, लैम्डा VF, F इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन V, V इज इक्वल्स टू F लैम्डा। तो अभी हमने देखा है क्या है, V इज इक्वल्स टू N लैम्डा या F लैम्डा, वही एक ही बात है ना, फ्रीक्वेंसी और मतलब F या फिर न्यू। सोनार क्या है, तो सोनार क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमने देखा था। ऑडिबल रेंज क्या होती है ह्यूमंस की, तो कितनी होती है, 20 हर्ट से लेके समथिंग इज बिकमिंग। बता दो सर, न्यू बैच आएगा क्या सर, प्लीज़ बता दीजिए भाई। वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम लोगों का इतना काटा गया है ना कि बिग अनाउंसमेंट, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, ये करके बैच जो बेचा गया है, तुमको यही लग गया है अब कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री का मतलब बैच आने वाला है। मैं कैसे यकीन दिलाऊँ तुमको, वो नहीं है, ठीक है, सच में बड़ा है भाई वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये क्वेश्चन करो जरा, क्वेश्चन करो याला जरा। सर आप ऑल्ट प्लस टैब करके भी विंडो पर आ सकते हो, ऐसे बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, एक बार करके देखो। अच्छा, क्या प्रेस करके, ऑल्ट और टैब है, ठीक है, ओके। ऑल्ट तो यार नहीं दिख रहा इसमें, ये मैकबुक है, इसमें होता है कि नहीं होता है ऑल्ट, दिखता नहीं रहा। जैसे कंट्रोल की जगह इसमें कमांड होता है, नहीं कंट्रोल भी है वैसे तो इसमें। थोड़ा हिंट दे दो, नहीं देंगे हिंट तो नहीं मिलेगा। चलो, तो आंसर क्या होगा, देखो साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ये हैज़ अ वेवलेंथ इतना इन अ गिवन मीडियम, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच थ्रू अ मीडियम, ओके, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, वो टाइम पूछा गया है। वेवलेंथ है क्या, लिखा है, देखो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकाल लो, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से एन लैम्डा से, बात वही है सर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2000 हर्ट्ज, लैम्डा वेवलेंथ 35, सब SI यूनिट में रखो, ठीक है। हर्ट्ज होती है उसकी, तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदला, वेवलेंथ की लैम्डा की मीटर होती है, तो 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 700। ये क्या आ गई,
मीटर पर सेकंड में अपनी आ गई, क्योंकि हमने सब SI यूनिट में ही रखा था, तो वेलोसिटी भी SI यूनिट में निकलेगी, मीटर पर सेकंड में। अब ये बोल रहा है, पूछ रहा है कि ट्रैवल 2.1 किलोमीटर की डिस्टेंस करने में कितना टाइम लगाएगा। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड है 700, डिस्टेंस है 2100, क्योंकि 2.1 किलोमीटर में 1000 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 2100 आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन टाइम। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, यहाँ पे 7 या 21 आएगा, टाइम आ जाएगा 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक। द टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 seconds. If the speed of sound and light in air are 330 meter per second and 3 into 10 to the power 8 meter per second respectively, how far away is the storm? बताइए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ सकता है, या तो रुक जाओ अभी बाकी क्वेश्चन कर लें, फिर मुझे याद दिलाना थाला फॉर अ रीजन वाला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साउंड इज करेक्ट? कौन सा सही है यहाँ पर? CIC में असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा इस, ठीक है। हाई पिच साउंड की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, हाई पिच साउंड की हाई एम्पलीट्यूड होती है, हाई पिच की हाई स्पीड होती है, हाई पिच की लो फ्रीक्वेंसी होती है, हाई एम्पलीट्यूड होती है। वी नो कि फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन होती है, फिर पिच डिटरमाइन होती है फ्रीक्वेंसी से। ज़्यादा पिच मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस डिटरमाइन होती है एम्पलीट्यूड से, ज़्यादा एम्पलीट्यूड ज़्यादा लाउडनेस, ठीक, ओके। ये वाला क्वेश्चन करिए सर, करिए जरा क्वेश्चन, ये भी मतलब अच्छे क्वेश्चन है, ये CDS टाइप में आते हैं, ठीक है। अगर आपके में भी आ गया तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर तो रहोगे इन क्वेश्चंस के लिए। करो। टाइम पूछा है ना, तो पहले तो v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाओ, ठीक है। v इक्वल टू एफ लैम्डा, और यहीं पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू एफ लैम्डा। डिस्टेंस कितनी है? 150 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ, तो 150 लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट कर लूँ। टाइम पूछा गया है, एफ कितना है? 300, ठीक है। और लैम्डा से लैम्डा कटा, 150 बटा 300 टी, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.5, ओके। स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ होगी? बताओ कहाँ होगी? स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लेकिन एल्यूमिनियम में, देन निकल में, देन स्टील में है, ठीक है। सोनिक बूम, आफरीदी हुआ करता था अपना, बूम लिखवा के आता था बैट में। सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ व्हाट? स्पीड ऑफ व्हाट? ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ द साउंड। सोनिक बूम की बात कर रहा है, या फिर ग्रेटर लेसर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो आंसर होगा यहाँ पर ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, उसको बोलते हैं सोनिक बूम। हाँ, ये बताओ जरा। एक पर्सन है बर्न्ड अ फायर क्रैकर इन फ्रंट ऑफ अ क्लिफ। एक चट्टान, चोटी है, ठीक है, क्लिफ है, ठीक है, वहाँ पर उसने एक बम फोड़ा, मतलब फायर क्रैकर। तो उसका इको 5 सेकंड बाद सुनाई दिया उसको, ठीक है, आफ्टर द बर्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज दिस, बताओ। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। बेटा 2D रखना, जब भी इको का क्वेश्चन है 2D रखना, डिस्टेंस को हमेशा 2D। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बम फोड़ा है और अगर ये क्लिफ है जहाँ से निकल के आ रही है, तो साउंड पहले तो जाएगा और फिर आएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 2D होगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D है तो साउंड जो स्पीड ट्रैवल करेगा वो 2D होगा, ठीक है। और 5 सेकेंड ये टाइम है, ठीक। तो 5 को 20, 5 3 15, 2 17, ठीक है। और 2D, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 8 16, जो 1 से 10 और 0 850 मीटर, ठीक है। तो 2D रखना मत भूलना। पिच किस पे डिपेंड करती है? पिच, ठीक है। बाकी तुम कर लोगे, तेज लड़के हो ना तुम आ जाओ थाला फॉर अ रीजन में। टाइम elapsed between viewing a lightning flash and hearing the thunder of a cloud is 10 सेकेंड। यानी कि जैसे बिजली कड़की तो जब मुझे सुनाई दिया और दिखाई दिया, उसके बीच का जो गैप है वो 10 सेकेंड्स का है। इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट इन एयर आर दिस, हाउ फार इज अवे इज द स्टॉर्म? स्टॉर्म कितना दूर है? जो बिजली कड़की जिसके उसे स्टॉर्म आया वो कितनी दूर है?
अभी हम सॉरी कैसे निकालेंगे? देखो यार, साफ सीधी बात ये है ना कि लाइट को तो ट्रैवल करने में ना के बराबर टाइम लगेगा। वह बताओ, लाइट को ट्रैवल करने में क्या कुछ टाइम लगेगा? 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। यही कारण है कि क्यों हमें पहले बिजली कड़कने की आवाज़ बाद में आती है, पहले वो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड के लिए लगाएंगे कितनी है? 330। कितना टाइम लग रहा है? 10। तो आप ये समझ लो कि जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो 3300 मीटर निकल के आएगी। ठीक है, बिकॉज जो लाइट जो है उसका नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, जो पूरा डिले हो रहा है 10 सेकंड का, जो 10 सेकंड का डिले हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, वो एक्चुअल में साउंड का आ रहा है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? टाइम लैप्स बिटवीन व्यूइंग अ लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग साउंड थंडर ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, तो कितनी दूर है स्टॉर्म? तो स्टॉर्म जैसे ही आया, लाइक बिजली कड़की, तुरंत दिख गई, तुरंत, कोई ज़्यादा टाइम डिफरेंस है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। लेकिन साउंड को 10 सेकंड लग रहा है ट्रैवल करने में, साउंड को 10 सेकंड लग रहा है ट्रैवल करने में भाई, यानी कि टाइम लग रहा है 10 सेकंड, स्पीड है उसकी कितनी, यानी डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करके आ रहा होगा? 3300 मीटर की। ठीक है, चलो थाला फॉर रीज़न भी हो गया। बाकी सब कर सकते हैं यार, सब हल्के हल्के क्वेश्चन है यार। ठीक है, अगले करो। नॉट अ वैलिड फीचर ऑफ साउंड प्रोपगेशन इन मीडियम। निम्नलिखित में कौन माध्यम में ध्वनि संचरण की मान्य विशेषता नहीं है? मटीरियल मीडियम की रिक्वायर होता है, बिल्कुल होता है। कॉज बाई पार्टिकल टू पार्टिकल इंटरेक्शन, बिल्कुल। पार्टिकल्स द मीडियम मूव फ्रॉम सोर्स टू द लिसनर, इट इन्वॉल्व्स प्रेशर वेरिएशन। क्या इसमें प्रेशर वेरिएशन होता है? तो अगर आपको याद हो तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन बिल्कुल होता है। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव फ्रॉम सोर्स टू लिसनर, नहीं भाई, पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, एनर्जी मूव करती है। पूरा दिखाया था आपको। ठीक है, When sound travels in air, what determines the speed of wave propagation? जब ध्वनि हवा में यात्रा करती है तो तरंग संचरण की गति क्या निर्धारित करती है? बताइए। When sound travels in air, what determines the speed of wave propagation? बताइए। So that is your temperature, और जो एयर की डेंसिटी है वो, तापमान और वायु का घनत्व। Which of the following is not a feature of sound wave? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंगों की विशेषता नहीं है? नॉट अ फीचर ऑफ साउंड वेव। फॉर्मेशन ऑफ कंप्रेशन रेयरफैक्शन, इट इज परपेंडिकुलर पार्टिकल ऑसिलेशन टू वेव। अब यहाँ पर आप फंसेंगे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, पार्टिकल टू, ठीक है, बैक एंड फोर्थ करते हैं, बैक एंड फोर्थ करते हैं, इसीलिए कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्रिएट होता है। ऐसा तो आपका लाइट वेव में होता है। ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, प्रेशर वेरिएशंस होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्रेशर वेरिएशन, तभी तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्रिएट होते हैं। इन एयर, हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंजेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इंक्रीजेस? टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया गया, कीपिंग द प्रेशर नियरली कांस्टेंट। तो हमने देखा था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होती है। अब बताओ, सिंपल देखो, सीडीएस में पूछा गया, दिल्ली पुलिस एचसी में पूछा गया, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाउडनेस? लाउडनेस किससे डिटरमाइन होती है? तो लाउडनेस एम्पलीट्यूड से। ठीक है, what happens to wavelength if frequency increases keeping the speed of sound constant? what happens to wavelength if frequency increases? अब भाई एक एक चीज़ तुमको फील करवा के मैंने बताया था, अभी तुम ना कर पाओ क्वेश्चन। ठीक है, तो मेरे घर आ जाना तुम। क्यों पूछो? क्यों पूछो? what happens to wavelength if frequency increases keeping the mind of sound constant? तो फ्रीक्वेंसी मैंने इंक्रीज कर दी, पहले ऐसे था, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी, वेवलेंथ कम हो गई। क्यों? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो घर इसलिए आ जाना ताकि मैं तुम्हें समझा दूं अच्छे से। नहीं बेटा, बेल ट्रीटमेंट लेने के लिए भाई। अ पर्सन स्टैंड एट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ अ हाई क्लिफ एंड शाउट्स ही। अब मान लो तुमको क्लिफ के पास खड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो तुम क्या शाउट करोगे? हाँ देखो, मयंक ने सही गेस किया एकदम, बेल ट्रीटमेंट, यस। ठीक है, A person stand at some distance in front of a high cliff and shouts. ठीक है, he hears the echo of his own voice 0.8 second later. Take the speed of sound as this. How far is the cliff? अब तुम्हें पता है। ठीक है, speed is equal to distance, लेकिन हाँ, इको में ये गलती नहीं करते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा ये? हो जाएगा इतना, ये पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बताओ। ठीक, तो डिस्टेंस आ गई।
चलो, एक ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड हियर्स अ सोनिक बूम, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा स्पीड है, ओनली आफ्टर अ सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हैज़ पास्ड ओवर देम। सुपरसोनिक मतलब वही 1 से 5 लेके मैक्स स्पीड है, 5 से ऊपर है तो हाइपरसोनिक है। ट्रांससोनिक मतलब एक ही है, एक के आसपास है। सोनिक बूम इज कॉज्ड बाय अ कॉनिकल शॉक वेव फॉर्म्ड व्हेन द एयरक्राफ्ट ट्रैवल्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड एंड दिस शॉक वेव कॉन्टिन्यूअसली ट्रेल्स बिहाइंड द क्राफ्ट एज इट मूव्स। दोनों सही है। सोनिक वही देखा था ना, सोनिक बूम भाई स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा है, अभी देख के आते यार भाई v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, वही है सब ये, ठीक है। Which device on a ship uses the reflection of ultrasonic sound wave in sea water to locate the depth of seabed or underwater objects? बताइए। तो दिस इज योर सोनार, ऑप्शन नंबर बी। सोनार नहीं है, सोनार है, ठीक है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग, फिर से वही बात, ठीक है, फिर से वही बात है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दोगे, आ जाएगा उत्तर। रिवर्बरेशन क्या होता है, प्रतिध्वनि क्या होती है, तो विनो प्रतिध्वनि कुछ और नहीं, रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, बार 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 बार, ठीक है। इनिशियल साउंड नो, persistence of sound due to repeated reflection from walls. Compression and rarefaction. Compression क्या है, region of high pressure. Rarefaction क्या है, region of low pressure. दोनों सही है। आखिरी क्वेश्चन ले लो। To hear a distinct echo, the time travel between the original sound and the reflected sound must be at least, बताया था ना कि अगर आपको डिस्टिंक्ट इको हेयर सुननी है 17.2 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए आपके यानी सोर्स और रिफ्लेक्ट हो रही है जहाँ से, लेकिन टाइम कितना होना चाहिए ओरिजिनल साउंड और एक्चुअल में जो एको आ रही है, दैट शुड बी 0.1 सेकेंड। समझ आई बात, तभी तो 17.2 मीटर निकाले थे, तभी तो निकला था। जे सब तुम कर लोगे, ठीक है, जे सब तुम ये अलग करो। हाउ डज द साउंड ऑफ अ पेशेंट हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर थ्रू अ स्टेथोस्कोप? तो आपको पता है डॉक्टर्स के गले में एक माला लटकी रहती है, उसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वो जो स्टेथोस्कोप है उसका यूज़ करके जो डॉक्टर्स लोग हैं क्या करते हैं, पेशेंट का हार्ट बीट सुनते हैं। कैसे? इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट जो हार्ट बीट होता है वो डॉक्टर्स के पहुंचता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से, ऐसे होता है स्टेथोस्कोप, ठीक है, ऐसे करके खट खट